चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। आज का आखिरी टॉपिक है हिस्टेरेसिस। सब लोग इधर ध्यान दो। हिस्टेरेसिस कर्व ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अमजद, इंक की बोतल रख दो वहां पे। लो भर के देते, एक काम करो। हिस्टेरेसिस कर्व ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ एक रॉड है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ एक रॉड है, ऐसा इमेजिन करो। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस रॉड के ऊपर वायर लपेटने वाला हूं। चलो जल्दी आओ बेटा, लगा दो बोल्ट। कॉर्ड टाइट कर रखा है मैं। चलो अब इस रॉड के ऊपर मैं क्या करने वाला हूं, वायर लपेटने वाला हूं। देखो ये वायर गया, फिर इधर से आया, देखो ये वायर मैंने यहाँ पर लपेटा और इसमें से फ्लो कर रहा हूँ फिलहाल करंट। सपोज करो करंट आई यहाँ से फ्लो हो रहा है, हुआ खुला। हाँ वही एक है चांस। अब देखो यहाँ हम लोग जो है ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ। सॉरी नॉट करंट, मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ। नहीं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वर्सेस मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ। ध्यान दो बेटा सब लोग इधर। अब देखो यहां से फिलहाल मान लो इस सोलेनॉइड में करंट जीरो है। सोलेनॉइड में करंट क्या है, जीरो है। अगर करंट जीरो है तो वो आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा क्या? नहीं, क्योंकि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है ना। तो अब यहाँ करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। और अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करेगा तो वो इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, जीरो। अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, करंट को बढ़ाते जा रहा हूँ। धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, करंट को बढ़ाते जा रहा हूँ, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ते चले जाएगी, है ना। और अब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ने के वजह से ये जो आपके अंदर मौजूद ये आयरन रॉड है वो मैग्नेटाइज होना शुरू कर देगा। मतलब वो क्या बनना चालू कर देगा, मैग्नेट की तरह। तो मैं क्या करता हूं, धीरे 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 मैं इसको बढ़ाता हूं एच को, और नोटिस करता हूं कि mz में क्या बदलाव आया। मैंने नोटिस किया शुरू में जब मैं एच बढ़ाता हूं तो मैग्नेटाइजेशन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बाद में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, फिर वापस से मैग्नेटाइजेशन थोड़ा सा ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है ना। ये पॉइंट कर्व को ए और ये पॉइंट को बी। ठीक है, आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाया। मैग्नेटिक इंटेंसिटी आप कैसे बढ़ाते हैं, इसमें से वायर में से करंट पास कर रहे हैं आप,
उस करंट की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे। आप जब करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स वो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड फैलाएगा, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड फैलाएगा तो क्या बढ़ेगा, एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना। देखो बी और एच में क्या फ़र्क होता है, बी में जो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत होती है वो, बी में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत होती है वो आपके मीडियम के साथ होती है ना, मतलब मीडियम का असर भी इसमें शामिल होता है। और एच का मतलब क्या होता है, उसमें मीडियम का असर शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ इसकी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत की बात चल रही है, वो जो सोर्स है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत की बात चल रही है। तो ठीक है, हम एच बढ़ाते गए, हमने देखा वो आयरन रॉड मैग्नेटाइज होते गया और यहाँ तक पहुँच गया, वो एक कांस्टेंट वैल्यू तक पहुँच गया। उसके बाद मैं और बढ़ाने की कोशिश करूँगा तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा नहीं, वो एक फिक्स वैल्यू रहेगा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा ठीक है, तूने जब करंट को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया, तूने नोटिस क्या किया, जब करंट को तू स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता है तो तूने नोटिस क्या किया, यहाँ पर तूने ये नोटिस किया कि भाई आपका मैग्नेटाइजेशन भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो था तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या था, जीरो था। अब एक काम कर, एच को जीरो कर दे, एच को क्या कर, जीरो कर। हमारा अंदाज़ा ये कहता है कि शायद मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वापस वहीं से आ जाएगा। मगर नहीं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा देखा गया। आप देखते हैं कि ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा करके इस तरह से नीचे आता है। मान लो ये पॉइंट क्या है आपका सी। तो मैंने क्या देखा, अब मैं यहाँ से पास होने वाला करंट धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, जिसके कारण एच की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, मैग्नेटाइजेशन भी कम हो रहा है। मगर जब मैंने देखा कि यहाँ पर करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, एच की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। इस सोर्स की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मगर अभी भी मैग्नेटाइजेशन बाकी है। मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ क्या, नहीं, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गई, रिटेन रह गई। आई बात समझ में। तो ये जो पार्ट आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूरा जीरो करने के बाद, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूरा जीरो करने के बाद जो बचा कुचा मैग्नेटाइजेशन रह गया है उसे हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। आई बात समझ में। तो इसको हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। अच्छा ठीक है भाई, समझ में आया कि भाई आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़ीरो कर दिए, फिर भी जो बाकी रह गया मैग्नेटाइजेशन उसको हम लोग ने क्या नाम दिए, रिटेंटिविटी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे मैग्नेटाइजेशन को किसी भी तरह ज़ीरो करना है, तो मैं क्या करूँगा, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करूँगा। जो करंट पहले नीचे आ रहा था यहाँ से, अब वो यहाँ से ऊपर जाएगा, और ऑफ कोर्स फिर जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा। अब अगर करंट ने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो जाहिर बात है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देगी, और जाहिर बात है एच भी अपना डायरेक्शन क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। और अब मैं क्या करता हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला एच, जो रिवर्स डायरेक्शन वाला एच है, उसे मैं बढ़ाता हूँ। कैसे बढ़ाऊँगा, करंट की वैल्यू को बढ़ा के। जब आप स्टेप बाय स्टेप करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो एच भी बढ़ता है। और मैं क्या देखता हूँ कि भैया एकदम ट्रेमेंडस ड्रॉप हुआ, आपके ट्रेमेंडस ड्रॉप देखने को मिलता है आपके मैग्नेटाइजेशन में। ट्रेमेंडस ड्रॉप क्या मिला आपको, मैग्नेटाइजेशन में आपको ट्रेमेंडस ड्रॉप देखने को मिला। तो अब देखो ये पॉइंट डी, अब यहाँ ओडी जो है, सेक्शन ओडी जो है, इसे कहा जाता है कोएर्सिविटी। इसे क्या कहा जाता है, कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी क्या बताता है, कोएर्सिविटी हमें ये बताता है कि मैग्नेटाइजेशन जो पहले से उसमें जमा हो गया था उसे ज़ीरो करने के लिए आपको कितनी रिवर्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी देना पड़ेगी। बात समझ में आ रहा ना आपको, कि आपको इतनी अमाउंट ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी देना पड़ेगी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो करने के लिए। फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, इंसान तो है काड़ेल दिमाग, हो गया ना, मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो गया, अब सुकून से बैठो। नहीं, बोले भाई काम करते अपन, अब रिवर्स ऑर्डर में मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ा कर देखते। ज़ीरो हो गया था ना मैग्नेटिक, आपने रिवर्स में लगाया करंट, मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो गया, सुकून से बैठ जाओ। नहीं, बोले एक काम करो, करंट को और बढ़ा के देखो क्या होता है आगे, है ना। करंट को और आगे बढ़ाकर देखो
मतलब H की वैल्यू को और बढ़ा के देखो और देखते हैं मैग्नेटाइजेशन पे क्या असर पड़ेगा। हमने ये देखा कि बिल्कुल पहले की तरह मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और फिर उसके बाद एक मिनट को इसका, हाँ, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा और फिर उसके बाद वो एक कांस्टेंट वैल्यू रिगेन कर लेता है, फिर से ये एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाता है। मतलब इसके आगे अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फ्लैट करवा जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने देखा कि मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे बेटा, बढ़ गया, मगर रिवर्स ऑर्डर में। मतलब अगर ये रॉड का ये हिस्सा पहले नॉर्थ पोल था और साउथ पोल था, अब ये रॉड का ये हिस्सा क्या बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, और ये हिस्सा क्या बिहेव करेगा, साउथ पोल। अब चलो ठीक है, तुमने बढ़ा दिए, अब तुमने ही बढ़ा दिए, मैग्नेटाइजेशन बढ़ गया है ना। अब तुम क्या करते हो, तुम्हारे रिवर्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो यहाँ तक पहुँच चुकी थी, वापस से इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कम करोगे और ज़ीरो पे लाओगे, ये देखने के लिए क्या अब मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो होता है क्या। तो मैं देखता हूँ नहीं भाई, मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं है, अभी भी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू उसमें बाकी है ना। जैसे कि OC बाकी रह गया था, वैसे यहाँ पर OE। तो ये भी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, रिटेंटिविटी। ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका रिटेंटिविटी। अब ऐसा है कि ठीक है भाई, मान लिया कि ये एक रिटेंटिविटी पॉइंट आपको बताता है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैग्नेटाइजेशन अब ज़ीरो करो। मैं चाहता हूँ कि मैग्नेटाइजेशन क्या करूँ, ज़ीरो करो, रिवर्स मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो करो। तो मुझे अब पॉजिटिव डायरेक्शन की H को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब पॉजिटिव डायरेक्शन की H को बढ़ाऊंगा तो नेगेटिव डायरेक्शन का मैग्नेटाइजेशन कम होता चला जाएगा। तो अब वापस से मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करूंगा, बिल्कुल पुराने दौर के जैसा, और अब मैं क्या करूंगा, H को बढ़ाते चले जाऊंगा। मैं नोटिस करूंगा कि मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है, और एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचे हम लोग, और वो सर्टेन स्टेज पे जब हम लोग ने पहुंचे यहाँ पे, और मैंने देखा कि भाई यहाँ जब मैं पहुँचा तो आपका मैग्नेटाइजेशन अब पूरा का पूरा ज़ीरो हो चुका है। और ये OF जो है ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर्सिविटी, या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर्सिविटी, बट वो है कि रिवर्स कोर्सिविटी। ठीक है, अब इसके बाद अब अगर मैं वापस से मैग्नेटाइजेशन H को बढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अब ये इस तरह का कर्व फॉलो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, अब पुराने वाले पॉइंट B पे आ जाएगा। और अगर वापस मैं दोबारा सेम खेल खेलना चाहता हूँ जो अब तक आया, तो आप देखेंगे वो इसी साइकिल पे चल रहा है ना, इसी सर्वे साइकिल पे चल रहा है। तो इस प्रोसेस को जो कहा गया है, इसको हिस्टेरेसिस कर्व कहा गया है। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आपको डिटेल में पूछ सकता है कि भाई एक्सप्लेन करो ये सब कैसे हो रहा है करके यहाँ पे, ठीक है। और नीट के पॉइंट ऑफ, नीट में तो शायद है नहीं है, नीट में नहीं है, इसको निकाल दिया गया है नीट के अंदर, नीट और जेई में। अभी फिर भी सिलेबस के लिए रुक जाना, कोई अभी से डिसीजन मत लो अभी, है ना। अभी चेंजेस आए हैं, है ना, अभी जो फिलहाल और क्या चेंज आ सकता है वो क्यों नहीं आता। जेई का तो जैसा जो ऑप्शनल था वो निकल गया, जेई में जो ऑप्शंस दिए गए थे ना 5, सेक्शन बी में 10 में से कोई भी 5 करना पड़ता था, अब वो सिर्फ 5 के 5 करना ज़रूरी है। और सेम होने वाला है नीट का, जो 35-15 थे अब 45 पुराना वाला जो मेथड है 45 वाला उस पर आ जाएगा वो, है ना। आपको पूरे 45 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस इसके अलावा 3 घंटा 20 मिनट नहीं 3 घंटा ही मिलेगा आपको। तो ये भाई चीज़ों को ध्यान रखना पूरा अच्छे से और उसके हिसाब से तैयारी करना, ठीक है। सबके लिए रूल लागू हुआ, अरे भाई तुम्हारे अकेले के लिए लागू नहीं हुआ, सबके लिए लागू हुआ। कंपटीशन सबके लिए है, वो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है ना। तो वो जो है तुम्हारा, देखो स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये बात याद रखना, नीट में मतलब और ये चीज़ का और ज़्यादा बढ़ गया स्पीड एंड एक्यूरेसी, तुमको और ज़्यादा स्पीड में सॉल्व करना है और एक्यूरेट सॉल्व करना है। ये बात पे बिल्कुल ध्यान देना अच्छे से इस बार। ये समझ में आया क्या? देखो फिर से, ये रॉड था, फिलहाल कोई करंट पास नहीं था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 था। हमने क्या नोटिस किए कि मैग्नेटाइजेशन भी क्या है, 0 है। धीरे धीरे करंट को बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक स्टेज के बाद वो मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट रहेगा। बस यहीं तक आ जाओ फिर बोले। अब उसके बाद आप क्या करो, H की वैल्यू को 0 करो। हमारी उम्मीद थी कि मैग्नेटाइजेशन भी 0 हो जाएगा, मगर नहीं। फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर मैग्नेटिज्म बाकी रह जाता है, तो उसमें मैग्नेटाइजेशन बाकी रह गया। अब जो मैग्नेटाइजेशन बाकी रह गया उसे हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। और हम लोग ने जैसे कहा था कि हम लोग क्या चाहते हैं कि भैया मैग्नेटाइजेशन को 0 करना चाहते हैं, तो 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको डिक्रीज़ करेंगे।
तो कैसे डिक्रीज करेंगे? तो बोले एच की वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में बढ़ाइए। बोले एच की वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में कैसे बढ़ सकती है? करंट को सोलोनॉइड के थ्रू जो करंट पास कर रहे हैं उसको रिवर्स कर दीजिए और धीरे धीरे उसकी आई की वैल्यू बढ़ेगी तो एच की वैल्यू बढ़ेगा और तेज़ी से मैग्नेटाइजेशन ड्रॉप होगा और एक सर्टेन स्टेज आएगा कि मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर क्या? अब रिवर्स ऑर्डर वाला करंट बढ़ाइए। रिवर्स ऑर्डर वाला करंट बढ़ाओगे तो रिवर्स ऑर्डर वाला एच बढ़ेगा और रिवर्स ऑर्डर वाला एच बढ़ने की वजह से मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, है ना। अब वापस से रिवर्स ऑर्डर में मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है। मुझे रिवर्स ऑर्डर वाला मैग्नेटाइजेशन अब जीरो करना है, तो अब एच को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ। हमने क्या देखे? एच को मैंने जीरो कर दिया, मगर रिवर्स मैग्नेटाइजेशन अभी भी जीरो नहीं हुआ। रिवर्स मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एच है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि भैया ये बढ़ रहा है, सॉरी एच को बढ़ा रहा हूँ, मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है और एक स्टेज ऐसा आया कि ये जीरो हो गया। फिर और अगर एच को बढ़ाऊंगा तो ये इधर जाके ज्वाइन कर लेगा उसको कर्व। आई बात समझे? इसको कहा जाता है हिस्टेरेसिस कर्व। अब देखो ये रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी हिस्टेरेसिस लूप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहा, तो मतलब ये डी एफ वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा। डी एफ वाला पार्ट ज़्यादा रहेगा मतलब ओ डी वाला और ओ एफ वाला पार्ट ज़्यादा रहेगा। ओ डी मतलब और ओ एफ बोले तो क्या है? कोर्सिविटी ज़्यादा रहेगा। अच्छा एक बात बता, तेरे को मान लो फॉर एग्जाम्पल तेरे को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसके अंदर आप करंट फ्लो करके मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं, जंक यार्ड होते हैं, कार्स के जंक यार्ड होते हैं, जो पुरानी कारों को दम कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक क्रेन आती है, जैसा कार को ऐसा जैसी कार के पास आती है, वो मैग्नेट ऑन होता है। जब मैग्नेट ऑन होता है वो भारी सी 1000-2000 किलो कार को उठाता है और फिर उसके बाद उधर ले जाकर ऐसा रख देता है। अब ले जाकर रख देगा, है ना। अब जब उसको ले जाकर रखना है तो उसको मैग्नेटिज्म को क्या करना पड़ेगा? ऑफ़ करना पड़ेगा। और जब जैसे ही वो ऑफ़ करेगा तो ये छूट जाएगा। अब जाहिर बात है ये जो क्रेन का जो हुक रहेगा वो काय से बना होगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। क्रेन का हुक जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है। अब इमेजिन कर ले, तूने यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल चुना जिसका कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों ज़्यादा है, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा। कोर्सिविटी पे फोकस करो अपन, है ना, कोर्सिविटी पे फोकस करो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ज़्यादा है ना। कोर्सिविटी, सॉरी नॉट रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी ज़्यादा है। अब कोर्सिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना पड़ेगी। जितना ओडी ज़्यादा, जैसा मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं अगर कि आपके पास दो कर्व देता हूं मैं बना के, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है। ओके, मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें से कौन सा कर्व अच्छा है परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए और कौन सा कर्व अच्छा है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के लिए। जनरली बता दूं, ये कर्व जो है सॉफ्ट आयरन से बनाया गया जाता है। ऐसा कर्व सॉफ्ट आयरन में मिलता है और ऐसा कर्व जनरली स्टील में मिलता है। तो आप मुझे बताइए कौन सा अच्छा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए और कौन सा अच्छा होगा एक परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए। स्टील वाला परमानेंट मैग्नेट और सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों ऐसा? इसकी कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी भी कैसी है? कम है। एरिया कम होने कैसे, मतलब आसानी से उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, आसानी से मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट में हम चाहते क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन उसमें स्टोर्ड रहे, इजीली मैग्नेटाइजेशन उसका रिड्यूस ना हो। तो ये सब कब पॉसिबल है? जब ये हिस्टेरेसिस कर्व के एरिया कैसा होगा? ज़्यादा होगा। आई बात समझ में आपको? तो बस यही पॉइंट है आपका हिस्टेरेसिस कर्व को लेकर, ठीक है। बना लीजिए जो भी है आपका, मैं कुछ ओरली बोलता हूँ, डेफिनेशंस वो लिख लीजिए बस। डेफिनेशंस आ सकते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी के। लिखो।
हेडिंग दो रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी बना लो पहले, फिर बना लो। चलिए देखिए, तो लास्ट पार्ट पे बेस कुछ न्यूमेरिकल, दो ही न्यूमेरिकल है। The susceptibility of magnetism is at 300 Kelvin is 1.2 into 10 raised to power minus 5. At what temperature? At what temperature will the susceptibility increase to 1.8 into 10 raised to power 5? बहुत आसान सा क्वेश्चन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन का, उस वक्त की ससेप्टिबिलिटी बोला हुआ है 1.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5, और उसने बोला कि अगर ससेप्टिबिलिटी बढ़कर 1.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 हो प्लस 5 सॉरी माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 हो बढ़कर माइनस 5 हो चुकी है, अब वो टेम्परेचर कितना होगा, है ना। आप जानते हो ससेप्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। अब देखो K1 कितना है, 1.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5, 1.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5, और T1 T2 हमें निकालना है। T1 कितना दिया हुआ है आपको, 300 केल्विन। ये पावर्स कट जाएंगे, 300 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू T2, है ना। 1.2 को 12 लिखा, इधर ध्यान दे रहे, 1.8 को 18 लिखा, 6 3 जा 6 2 जा 3 1 जा 300 जा, देखो T2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 200 केल्विन। T2 इज इक्वल्स टू 200 केल्विन। दिस इज इट, ये टेम्परेचर है आपका। The susceptibility of a paramagnetic material, एक बोर्ड का है, आएगा ये क्वेश्चन, स्काई एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट व्हाट टेम्परेचर its susceptibility is K/3। केल्विन में कन्वर्ट करना, K1 इज इक्वल्स टू K2 आपको निकालना है, T1 इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन, नहीं K2 इज इक्वल्स टू K/3, T2 निकालना है तुमको।
तारा देखो फिर कितना 900 सेल्सियस में कन्वर्ट करो उसको। तो T2 अपॉन T1 इजिकल्स टू Chi1 अपॉन Chi2, T2 अपॉन 300 Chi1 Chi है, Chi2 Chi बाय 3 है, 900 केल्विन। 900 में से 273 माइनस करो, कितना हो रहा? कितना? 627। भाई चेक कर लो अच्छे से डिग्री। तो ये आखिरी पार्ट था आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, उससे रिलेटेड ये टॉपिक था, न्यूमेरिकल था, कंप्लीट होता है। मैग्नेटिज्म चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में अपन EMI की शुरुआत करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तारीख क्या थी?